अस्सलाम वालेकुम रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद से होंगे और अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो मेरी इंडियंस, पाकिस्तानी और जितनी भी कंट्री से जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ये टल जाए। मुझे तो इस चीज़ की समझ में नहीं आती कि दो हुक्मरानों की लड़ाई के बीच मीन्स के दोनों कंट्रीज़ के लीडर, इनकी आपसी जंग होती है, इनका आपसी बेर होता है और उसमें बेचारे फ़ौजी, बेचारी अवाम, बेचारे मासूम लोग वो क्यों पीछे जाते हैं भाई? मतलब जंग लड़ ये लोग रहे होते हैं और असर इनका वहाँ की अवाम पर आता है। हद हो गई है भाई, दूसरों का ख्याल कर लो। ऐसे जंग वंग बहुत बुरी बात होती है। लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, घर साफ़ करो भाई। क्या करें अब हम? खैर, नॉर्वे की तरफ आएंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि ख़ास दुआ करें कि ये जंग और फसादात जो है ये सब ख़त्म हो और सब कुछ वापस से सही डगर पर आ जाए, सब इंसान बन जाए, इंसान के बच्चे बन जाए सारे के सारे। और अब हम अपना थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मिलकर नावल पढ़ेंगे। नावल की तरफ आ जाएं और स्टार्ट से लेकर एंड तक नावल को कंटिन्यू करना है। अच्छे तरीके से पूरा नावल वॉच करना है, सुनना है और उससे पहले आप लोगों ने जाकर नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है। कोई क्रिश्चियन है उसने दुआ करनी है, मुस्लिम से नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। अपने अपने जो जिस रिलीजन से हैं आप लोग, सब ने जाकर अच्छे तरीके से अपनी अपनी दुआ और नमाज़ पढ़नी है और ख़ास दुआ करनी है कि जंग वगैरह ये सारा जो भी मसला है वो टल जाए, ठीक है। तो चलें, लेट्स कंटिन्यू। नावल जो है ये देखें, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है जे फॉर जुनून, ठीक है। ये जुनून पापड़ नहीं है, ये जुनून नावल वाला जुनून है और इसकी राइटर है आमना अंसारी। हम पढ़ते हैं, चलें नावल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। वो सो रही थी, लेकिन किसी के घूरने से उसकी आंख खुल गई। रोज़ाना उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, मगर जब वो उठती तो कोई नहीं होता था। पता नहीं उसका वहम था या कुछ और। इस वक्त फजर की नमाज़ भी हो रही थी। उसने सोचा कि चलो अब उठ ही गई हूँ तो नमाज ही पढ़ लूँ। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। कौन है? आ जाए। चलो आज तुम खुद ही उठ गई हो, चलो उठो और नमाज़ पढ़ो, तैयार होकर नीचे आ जाओ, समीर आया है। क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई आने की? किसने उन्हें आने दिया? आपको पता है नफ़रत है मुझे उससे, फिर क्यों आते हैं वो? चलो शाबाश उठो, खुद ही पता चल जाएगा वो क्यों आए हैं। ये कहकर चांद खुद चली गई थी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? अजमीर ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा था और पुरशौक निगाह आफरीन पर डाली। ये देखकर कि आफरीन को शदीद गुस्सा आया और फिर वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ। इतने में अजमीर ने भी नाश्ता कर लिया। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। उसके इंतहाई बुरे लहजे पर शगुफ्ता बेगम ने उसे घूर कर देखा था। तुम्हें अजमीर छोड़ देगा, चलो रेडी हो जाओ। वो गुस्से से कार में जाकर बैठ गई थी। अजमीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी ज़िंदगी, उसकी जान उसके साथ बैठी थी। सीटी बजाते हुए उसने कार चलाना शुरू की और डेक पर गाना लगा दिया था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। आफरीन ने गुस्से से गाना बंद कर दिया था। बस करो अपनी बकवास, क्यों नहीं चले जाते? मेरी ज़िंदगी से नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। उसे शदीद रोना आ रहा था। अजमीर अपने आप को बेबस महसूस किया। बस कर जाओ जान, तकलीफ़ हो रही है मुझे। वो रोने लगी थी। प्लीज़ आप समझें मेरी कंडीशन, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अजमीर ने दुख से उसके बाजू पकड़ा। छोड़ो, मुझे नहीं करती मैं तुम्हें पसंद। क्यों मुझे पकड़ गए हो? आफरीन देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नफ़रत है मुझे तुमसे, छोड़ दो मुझे, तलाक चाहिए मुझे, समझे? क्या कहा? अजमेर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, दोनों बाजुओं को ज़ोर से पकड़ा। बोलो, क्या बोल रही थी? मैं तुम्हें छोड़ूं? कभी भी नहीं। वो अपने बाजू में दर्द के बायस से रोने लगी थी। अजमेर का दिल रुक सा गया। उसे रोते हुए देखकर वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके प्यार से उसके आंसू अपने लबों से चुनने लगा था। फिर पीछे होकर उसे हंस के देखने लगा। भीगा होगी कि कैसे छुआ? मासी आम अहमद हसन साहब के दो बेटे थे। बीवी बच्चों की पैदाइश पर ही फौत हो गई थी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में ही अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बड़ा बेटा अकमल और छोटा अजमल थे।
बच्चों की शादी उन्होंने छोटी उम्र में ही कर दी। शगुफ्ता और ज़रीन दोनों बहनें ही थीं। अकमल की शादी ज़रीन से हुई। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम अजमीर था, और अजमल साहब की शादी शगुफ्ता से हुई। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी चांद और छोटी आफरीन, जो कल शादी के 10 साल बाद हुई थी। वक्त पर लगा कर उड़ गया। अजमल साहब ने चांद की बात अपने दोस्त के बेटे के साथ फिक्स कर दी। अहमद साहब की ख्वाहिश थी कि आफरीन की शादी अजमेर से हो, लेकिन आफरीन के इनकार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। बाद में पता चला कि अजमेर आफरीन को पसंद करता है, इसलिए अहमद साहब ने खुद आफरीन से बात करने का सोचा और उसके रूम में गए थे। लेकिन आफरीन उनकी बात सुनकर उनसे बदतमीज़ी करने लगी कि आपको सिर्फ अजमेर की फ़िक्र है, मेरी नहीं। उम्र देखी है अपने, उनके 10 साल बड़े हैं वो मुझसे। बच्ची लोगों की उनके आगे नफ़रत है मुझे इस डिफरेंस से, और प्लीज़ अब आप बस करें और मेरी जान छोड़ें। उसके इस तरह के रद्द-ए-अमल पर अहमद साहब की तबीयत ख़राब होने लगी और वो दिल पर हाथ रखकर नीचे गिर रहे थे। क्या हुआ दादो? दादो प्लीज़ आप। इतने में वो बेहोश हो गए। सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। सबकी जान हटकी हुई थी जब डॉक्टर बाहर आया। जी डॉक्टर, कैसे हैं वो? बेहतर है, और आफरीन को बुला रहे हैं। आफरीन जल्दी से अंदर आ गई थी। जी दादो, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मान जाओ शादी पर। दादो ये क्या कर रहे हैं? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने रोते हुए हाँ कर दी। कुछ देर बाद उनका निकाह हो गया। सब बहुत खुश थे सिवाय आफरीन के। अजमेर की खुशी की इंतहा थी, उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई थी। निकाह के कुछ अरसे बाद दादो ने चुपके से आंखें बंद कर लीं। खाले के हकीकी से जाम मिले। अब सबका कहना था कि उनकी रुखसती कर दी जाए, आफरीन इस रिश्ते को सही से निभा ले, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। वाओ, डबल एपिसोड। क्या है ये ज़िंदगी जिसका दिल चाहे हाथ पकड़ के दूसरे दे दे। उसे शदीद रोना आ रहा था। उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं। एकदम से दरवाज़ा खुला। वो डर कर उठ बैठी। अजमेर एकदम से अंदर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचू को फिर से इनकार करने की? जान से मार दूंगा तुम्हें भी और ख़ुद को भी। तुम्हें आज अभी इसी वक्त मनकोहा से बीवी बनाकर रहूँगा, फिर देखता हूँ तुम इस रिश्ते को कैसे नहीं मानोगी। क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम समझ रही हो। वो उसके करीब आता जा रहा था। आफरीन घबरा कर पीछे हो रही थी। आप एक हविस परस्त इंसान हैं, लेकिन मुझे आपसे हमेशा नफ़रत रहेगी, समझे आप? ये सुनकर इसमीर को मज़ीद गुस्सा आया। क्या कहा तुमने? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं तुम्हें अब कितना प्यार करता हूँ? एक उम्र के फ़र्क को क्यों जवाज़ बना रही हो? मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूँगा कि तुम फ़ख्र करोगी। दीवाना हूँ तुम्हारा। देखिए, आप और मैं खुश नहीं रहेंगे। आप सोचें, जो आपको पसंद नहीं करता, आप उसके साथ कैसे लाइफ़ गुज़ार सकते हो? तुम बस एक दफ़ा मुझे अपना लो, मैं तुम्हें खुद ही अपने अब से मोहब्बत करना सिखा दूँगा। जो तुम कहोगी वही करूँगा। उफ़! क्या मुसीबत है, आपको एक दफ़ा की बात क्यों नहीं समझ आ जाती? नहीं रहना मुझे आपके साथ, क्या तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला है? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये कहते हुए उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। वही जानता था उसने ये बात उसे कैसे कही है। तुम्हें बहुत जल्द तलाक के पेपर मिल जाएंगे, रहो अब खुश मुझे तकलीफ़ में रखकर। लेकिन मैं बता दूँ, मैं शायद ही ज़िंदा रह सकूँ। ये कहकर वो रूम से चला गया था। उसके जाते ही आफरीन के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा कुछ गलत हुआ है। वो उसे रोकना चाहती थी मगर रोक ना सकी। वो सारी रात रोती रही। फिर न जाने कब उसकी आँख लगी और वो सो गई। आफरीन उठो, जल्दी उठो, अजमेर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बदुआएं चाहिए हैं, इतनी सख्त कि मौत आ जाए। वो गुस्से से घर से बाहर निकल आया। ड्राइवर, गेट खोलो। कार में बैठकर उसने फुल स्पीड में कार चलाना स्टार्ट कर दी। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। अगर कोई मुझसे पूछे दुनिया का मुश्किल काम क्या है, तो मैं कहूँगा अपनी आंखों में तैरने वाले आंसुओं को पलकों के पार से नीचे गिरता देखना और बेबस होना। क्यों क्यों आखिर क्यों? वो मुझे पसंद नहीं करती। मर जाऊँगा मैं, या अल्लाह मौत दे दे मुझे, या मुझे वो दे दे, मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। मर जाऊँगा मैं। वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था। उसकी आंखें लाल और उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। कोई उसे देखता तो पागल कहता। वो अंधाधुंध ड्राइव कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो रॉन्ग साइड पर चला गया है। फिर अचानक से एक कार उसके सामने आ गई। उसने हंसकर आंखें बंद की। आफरीन का हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था और एकदम से धमाका हुआ और वह बेहोश हो गया। आफरीन उठो, जल्दी उठो, अजमेर का एक्सीडेंट हो गया है, सीरियस कंडीशन है उसकी, तुम जल्दी से उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने दूर जाने का कहा था, इस दुनिया से नहीं। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या हो रहा है, उसे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों शदीद तकलीफ़ हो रही है। नहीं, अल्लाह उससे बचा ले, मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बगैर। मैं गलत थी कि मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं तो शदीद पसंद करती हूँ उन्हें। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। कुदरत का खेल ही उन्होंने है। वो निकाह के बोल में इतनी ताकत रखता है।
कि बंदे को पता भी नहीं चलता और वो उसे इश्क हो जाता है। आफरीन के साथ भी यही हुआ था, वो इनकार करती रही मगर अब डॉक्टर कैसा है वो? जमाल साहब ने पूछा। दुआ करें आप सब, काफ़ी कंडीशन उनकी ख़राब है। ये सुनते ही सब रोने लगे। इतने में आफरीन भी रोती भी आ गई। अजमेर कैसे हैं बाबा? मुझे उनसे भी अभी मिलना है। प्लीज़ बाबा हौसला करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने नर्स से नमाज मांगा और नफल पढ़ने लगा। या अल्लाह उन्हें बिल्कुल ठीक कर दे, मैं अब उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और ना दूर जाने दूँगी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए दुआ मांगी जा रही थी। दिन से रात हो गई मगर उसकी हालत ठीक नहीं हुई। सब दुआ मांगे जा रहे थे। आफरीन का रो रो के बुरा हाल था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इतने में डॉक्टर बाहर आया। जी डॉक्टर, वो कैसे हैं? नाउ ही इज़ फाइन। ये सुनकर सबकी जान में जान आई। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? प्लीज़ मुझे मिलने दें। देखें अभी वो बेहोश हैं। जब उठ जाएंगे तो मैं बारी बारी मिल लीजिएगा। आफरीन का दिल था कि वो उड़कर अजमीर से मिले, उसे गले लगा ले और अपने दिल का हाल बताए कि कैसे उसने ये वक्त गुजारा है। फिर वो शुक्राने की नफल पढ़ने चली गई। आफरीन। होश में आते ही उसके मुंह से पहला लफ्ज़ आफरीन निकला और साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं क्यों बच गया? मुझे आफरीन के बगैर नहीं जीना। वो कहीं से भी 30 साल का वेल मैच्योर बंदा नहीं लग रहा था। कोई भी उसे देखता तो उसकी दिमागी हालत पर शक करता। इतने में अकमल साहब अंदर आए। कैसे हो बेटा? ये क्या हरकत थी? तुम जानते हो तुमने सबकी जान निकाल दी थी। बाबा मुझे आफरीन ला दें वरना मैं मर जाऊंगा। बाबा वो मुझे छोड़ जाना चाहती है। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो, वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हारी ही रहेगी। सुबह से बच्ची का रो रो के बुरा हाल है और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें छोड़ देगी? पागल हो गए हो? रुको मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे पसंद नहीं करती, फिर ये सब क्या है? वो सोचने लगा। डोर नॉक हुआ। आ जाए। आफरीन सर नीचे कर कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बेड के पास आकर वो रुक गई। वो अपने हाथ देखे जा रही थी। अजमेर ने शिद्दत से उसका हाथ पकड़ा और उन्हें चूमने लगा। उसकी खुशी की इंतहा थी। उसकी जान उसके पास खुद आई थी। आफरीन ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा मगर उसने ज़ोर से पकड़ रखा। अजमेर ने दूसरे हाथ से उसका मुंह ऊपर किया जो कि पूरा आंसू से भीगा हुआ था। ये देखकर उसे लगा अब वो भी उसे पसंद नहीं करती। जान क्यों रो रही हो? क्या अभी तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ रहा? छोड़ो मुझे, मैं आप बहुत बुरे हो। आपने मुझसे दूर जाने की कोशिश की। मैं आपको दूर जाने का कहूँगी तो क्या आप चले जाओगे? आप नहीं जानते कि अब तक मैं कैसे ज़िंदा हूँ। दिल कर रहा है आपको अभी मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ। अगेन डबल एपिसोड। शुक्र शुक्र शुक्र। मैं तो वो हूँ जो तुझसे निकलूँ तो कुछ में भूल जाता हूँ। पता ही नहीं चला कब उससे शिकवे करते उसकी आंख लगी और वो उसके सीने पर सर रख कर सो गई। अजमेर की खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो ऐसे उसके करीब आ जाएगी। पता होता तो पहले ही एक्सीडेंट करवा लेता। उसका दिल था जल्दी से वो ठीक हो जाए और उनकी शादी हो जाए। फिर उसका ध्यान आफरीन की तरफ गया जो बच्चों जैसी मासूमियत से सो रही थी। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो ज़रा सी हिली तो वो रुक गया। उसने दोबारा से ही अमल किया। वो फिर हिली थी। उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। वो हंस पड़ा। झुककर उसने उसका चेहरा सर चूमा और 2 मिनट अपने लब ऐसे ही रखे थे। आफरीन की एकदम से आंख खुली। उसने जब अजमीर को अपने इतना करीब देखा तो शर्मा गई। अजमीर पीछे हो गया तो वो उठकर बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा, फिर लब से लगाया और फिर पकड़ कर बैठा रहा। क्या हुआ? कुछ बोलो कि नहीं? क्या बोलती? बंद हो गई है? कुछ नहीं, मैं अब चलती हूँ। प्लीज़ आप हाथ छोड़ें। अगर नहीं छोड़ूँ तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ओ बाबा, फिर तो छोड़ना पड़ेगा लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम्हें वापस मेरे पास से आना है? वो जज्बात से बोला। उसने आंखें नीचे की और अपना हाथ खींचा। ऐसे नहीं, पहले जवाब दो। हल्की सी आवाज़ में उससे अच्छा की आवाज़ सुनाई दी थी। ऐसे नहीं, ऊंचा बोल। आप मुझे तंग मत करें वरना मैं सच में नहीं बोलूँगी। उसने हाथ को दोबारा से चूमा, फिर प्यार से उसकी हर उंगली को चूमा था। उसका चेहरा लाल हो गया। कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। अब सबको पता है द हस्बैंड वाइफ बिजी हैं। उफ़ाक़ भी ना, चलो क्या याद करोगी, जाओ। उसने आराम से उसका हाथ छोड़ा। लेकिन अगली दफ़ा नहीं छोड़ूंगा जब तुम पूरी मेरे पास होगी। वो शर्मा कर बाहर चली गई। मुझे तेरा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए बल्कि जब तक तू साथ है तब तक चाहिए। अजमीर घर आ गया था। अब वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रहा था। उसके चेहरे पर हर टाइम मुस्कुराहट रहती। वो अपनी जान से मिलना चाहता था मगर वो अभी तक उससे नहीं मिलने आई थी। बाबा आफरीन की तरह नज़र नहीं आ रही। बेटा वो आपकी मामा के साथ किचन के कामों में हेल्प करवा रही है। ओहो, अभी से एक्सपर्ट हो रही है। वो अपनी सोच पर हंस पड़ा।
ड्राइंग रूम में सब बड़ों की महफिल लगी हुई थी। अजमल, मैं सोच रहा हूँ अब बच्चों की रुखसती कर देनी चाहिए। भाई साहब सही कह रहे हैं, अब आफरीन भी मान गई है तो देर नहीं करनी चाहिए। तो क्यों ना इस माह का आखिरी जुम्मा रख लें। सही है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। इस खुशी के मौके पर मीठा होना चाहिए। बेगम मिठाई लेकर आओ और बच्चों के भी मुंह मीठे करवाओ। जी बिल्कुल। आफरीन, ये लो मिठाई खाओ। ये क्यों मम्मा? बेटा आपकी शादी की तारीख फिक्स हो गई है क्या? मम्मा आप मुझसे तो पूछ लेती। क्यों बेटा आप खुश नहीं हैं? नहीं मम्मा ऐसा नहीं है। तो फिर? मम्मा शादी रोज़ाना थोड़ी होती है, मुझे तैयारी करनी है, बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है अपना ये मोमेंट। बेटा आपने तो मुझे डरा दिया। सब कुछ होगा, आप फिक्र ना करें, अभी 15 दिन बाकी हैं, सो सुकून से सब कुछ होगा। ओके मामा। और हाँ, तुम्हारा इसमें से शादी तक फुल पर्दा है, तुम उसके सामने नहीं जाओगी। इसमें तो वैसे भी जाने की हिम्मत नहीं थी, चलो अच्छा ही है ये पर्दा, उसने हंसकर सोचा। ओके मामा, जैसे आपकी मर्जी। अजमीर अपनी शादी की खबर सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पर्दे का पता चला तो झुंझुला गया था। मगर क्यों बाबा, कज़न भी तो है वो मेरी। बस बेटा कह दिया ना, शादी तक तुम उनसे नहीं मिलोगे। अजमीर ने सर को नीचे करके हाँ बोल दिया था। गुड बेटा, चलो अब आराम करो। ये कहकर वो चले गए थे। हरगिज़ नहीं, मैं तो उससे ज़रूर मिलूंगा, बल्कि आज ही जाऊंगा और पूछूंगा कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। आफरीन बेटा, अब आपकी खैर नहीं। उसकी इस हालत का सोचकर वह हंस पड़ा। वो दो वो अपनी उंगली वो अपनी अगली ज़िंदगी का सोचकर घबरा रही थी। अगर उन्होंने मुझसे बदला लिया मेरी तमाम हरकतों का, फिर मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, वो अच्छे हैं, वो मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? बस मेरा वहम है। उसने हाथ रखकर जमाई रोकी। अब मुझे सोना चाहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वो भी सो ही रही थी कि डोर नॉक होने पर उसकी आंख खुल गई। ओफ, कौन होगा इस वक्त? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अजमीर से जल्दी से अंदर आया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। उसने अंदर आके दरवाज़ा बंद किया। देखें जी, दिखाओ। तुम जाओ, कोई आ जाएगा। सब सो रहे हैं, लेकिन चुप हो जाओ, सो जाओ। और हाँ, तुम मुझे इज्जत दिया करो, बड़ा हूँ तुमसे, मिजाजी खुदा हूँ, देती तो हूँ। फिर मुझे आप कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। ये क्या, कभी आप कह दिया कभी तुम, समझी? ओके जनाब। तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी तो मैं निकालता हूँ। वो उसके पास आने लगा। अरे नहीं नहीं। वो भाग कर बेड पे चढ़ गई। क्या मैं वहाँ नहीं आ सकता? हद है बेवकूफ़ी की। क्या आपने मुझे बेवकूफ़ कहा? नहीं बोलूँगी मैं आपसे। उसने अपने गाल फुलाए थे। उसे वो यूं ऐसे बहुत प्यारी लगी। उसने पास होकर उसके गाल चूम लिए थे। इस बेहुदापन पे उसके गाल लाल हो गए थे। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा। महसूस करो मेरे दिल की धड़कन जो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। मेरा दिल कर रहा है कि आज कुछ ऐसा करूं कि तुम्हारे होश उड़ जाएं। ये सुनकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। आप बहुत बुरे हैं। मैंने क्या कहा? अच्छा यार, रो तो मत, मैं जा रहा हूँ। अगर इसी तरह रोती रही तो नहीं जाऊँगा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। ओके मैं ठीक हूँ, गुड। उसने प्यार से उसके सर को चूमा और जाने लगा। हाँ हम रोज़ मिलेंगे। नहीं मैं नहीं आया करूँगी। ओके ना हना। वो खुश हो गई थी, लेकिन फिर मैं रोज़ आऊँगा और इससे ज़्यादा नहीं। खुद सोच लो तुम। देखें हम एक दफ़ा ही मिलेंगे, इससे हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। उसने मिन्नत से मोहब्बत लफ्ज़ सुनकर, उसके मुंह से मोहब्बत लफ्ज़ सुनकर उसकी खुशी हुई थी। ओके जान, सिर्फ तुम्हारे लिए मान रहा हूँ, मगर उस दिन तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वो हंस के चला गया। उसके जाते ही उसने अपनी रुकी हुई सांस को बाहर किया था और उसकी हरकत सोचकर वो शर्मा सी गई थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थी। हर कोई न किसी काम में मसरूफ़ था। रिश्तेदार सब आ गए। हर तरफ हंगामा हुआ पड़ा था। मामा इस ड्रेस की फ़िटिंग सही नहीं है। ओ बेटा, तुम्हें कहा भी था ना कि पहले ही ट्राई कर लो, मगर तुम सुनती किसकी हो? अब कल मेहंदी हर तुम अब बता रही हो, अब तुम्हें किसके साथ भेजूँ? वो मुझे ड्रेस में खुद जाती हूँ ना, दो मुझे ड्रेस में खुद जाती हूँ कुछ टाइम देख कर। ओ थैंक यू मामा, लव यू। वो खुशी खुशी अपने रूम में चली गई। इसमें उसकी खुशी देखकर दिल में सुकून महसूस करने लगा। इस मुलाकात के बाद आज उस दुश्मन ने जान को देखा तो उससे परसों का इंतज़ार नहीं हो रहा था जब वो उसकी होगी। मेहंदी की रात आ गई थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। हर कोई अपनी तैयारी में मसरूफ़ था। सकीना की प्लेट्स तैयार करती हैं। जी बेगम साहिबा करती हैं। और गजरे कहाँ हैं? वो मैंने आफरीन बेटी के रूम में रख दिए हैं। चलो अच्छा हुआ। अब मैं आफरीन को भी देख लूँ कि तैयार हुई भी है कि नहीं। उफ़, मैं इतना तैयार होकर उनके सामने कैसे जाऊँगी? मुझे तो शर्म आएगी। वो सोच सोच के शर्मा रही थी। इतने में शगुफ्ता बेगम अंदर आई। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर उनकी सबसे प्यारी बेटी रुखसत जो होने वाली थी। मम्मा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। शुक्र है तुम तैयार हो गई, मुझे लगा तुम वैसे ही बैठी होगी। नहीं मम्मा, आप बताएं ना क्यों रो रही हैं? बस बेटा, तुम्हारी जुदाई के गम में आंसू आ गए। मम्मा मैं आती रहूँगी मिलने, या यही यहीं रुक जाती हूँ आपके पास। मैं दादाबू के साथ अजमेर के लिए
अजमेर अकेले चले जाएंगे लाहौर? बुरी बात बेटा, वो शौहर है आपका, आप उनके साथ ही रहेंगी। ओके मम्मा, बट आप प्लीज़ ना रोएं। जान, ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम नहीं समझोगी मम्मा। फिर आफरीन भी उनके गले लगकर रोने लगी। इतने में चांद भी अंदर आई। उफ़, ये क्या हो रहा है? बस करें आप दोनों। शगुफ्ता बेगम ने उसे आराम से पीछे किया। चलो चुप हो जाओ। उन्होंने प्यार से उसके आंसू साफ किए। अगर तुम और रोई तो तुम्हारा सारा मेकअप ख़राब हो जाना है, फिर अजमेर डर जाएगा। चांद ने उसका मजाक उड़ाया। चांद तुम भी ना। चलो शाबाश, दोनों जल्दी नीचे आ जाओ। ये कहकर शगुफ्ता बेगम चली गई थी। वैसे कि आंसू तो फजूल में बहा रही हो, वरना तुम्हें सबसे ज़्यादा जल्दी होगी अपने सताज से मिलने की। चांद, मार खाओगे तुम मुझसे। ओके चलो मेकअप फ्रेश कर लो, मैं अभी आई। ओके, मेकअप फ्रेश करते हुए वो सोचने लगी, ज़रूर अजमेर ने मुझे बिज़नेस होते हुए भी लाहौर जॉब करनी थी, उनकी वजह से मैं अपनों से दूर हो जाऊँगी। वो उदास होकर सोचने लगी, चलो बात कर देखूँगी उनसे। अजमेर स्टेज पर आके बैठ चुका। अब उससे आफरीन का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो बार बार अंदर देखे जा रहा था। क्या हो रहा है? इतनी बेताबी भी अच्छी नहीं होती, आपकी ही है, वो आ जाएगी। हाथ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अजमेर उसे आंखें दिखाने लगा। बेटा तू सब्र कर ले, तेरी दफ़ा सारे हिसाब चुकता करूँगा। बस कर, तो पहले मेरी बारी थी शादी की, चांद आफरीन से पड़ी है, लेकिन तू था बेसब्रा, जिसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। जी बिल्कुल जनाब, उसने हंस कर जवाब दिया। अभी वो उसे कुछ कहता कि सामने से आफरीन नज़रें नीचे की कज़न के घेरे में आ रही थी। उसे लगा वक्त थम सा गया है, कोई इतना भी हसीन लग सकता है? बिना पल के झुकाए वो उसे देखे गया। उसका दिल कर रहा था कि वो भी उसे उठा कर ले जाए और ऑरेंज कामदार ड्रेस और खूबसूरत मेकअप के साथ वो लग भी बहुत प्यारी रही थी। कम अज़ कम कश्मीर भी नहीं लग रहा था। वाइट कमीज सलवार कमीज़ पर हल्का सा काम के साथ ब्लैक कलर की बास्केट पहने, वो भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। सबने अजमेर की नज़रों को नोट किया और उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर शर्मिंदा वो फिर भी नहीं हुआ और ठठाई से देखता रहा। आफरीन स्टेज पर आने लगी तो अजमेर ने उठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे आफरीन ने आराम से थाम लिया। हाथ पकड़ते ही सबने होटिंग की। शर्मा के आफरीन ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त की, लेकिन अजमेर ने उसे प्यार से थाम कर अपने साथ बिठाया। दोनों साथ बैठ गए तो रस्म का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले बड़ों ने रस्म की। तब तक अजमेर आराम से बैठा रहा। बड़ों के जाने के बाद उसे तंग करने लगा। कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी ऐसी बात करता कि वो शर्मा जाती। चांद आपी, आपको कोई आपके रूम में बुला रहा है। ये कौन हो सकता है? हो सकता है मामू हो, क्योंकि उसे मामा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो अपने रूम में चली गई। जब वो अंदर गई तो कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसे पीछे से रूम को लॉक किया। वो डर कर पीछे मुड़ी थी। दरवाज़ा बंद होने पर उसने डर के पीछे मुड़कर देखा। ओ आपने तो मेरी जान ही निकाल दी है। ओ मेरी बेबी डर गई। उसके करीब हुआ, उसके पास आ घबरा कर पीछे हुई थी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्यों मैं अपनी बेबी को नहीं बुला सकता? कब से इधर उधर घूमे जा रही हो और मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मैं तुम्हें देखना चाहता था। चले देख लिया, मैं चलती हूँ। रुको, किसने कहा जाने को? उसने रास्ता रोका। चांद मुसलसल घबरा रही थी। कोई आ जाएगा? कोई भी नहीं आएगा, सब बिजी हैं फंक्शन अटेंड करने में। चलो अब चुप हो जाओ और मुझे अपनी बेबी को देखने दो। वो उसके करीब आ गया था। चांद पीछे होती हुई दीवार के साथ लग गई। हाथ ने उसके दोनों तरफ बाजू रख दिया और अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास कर लिया। इस टाइम वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो दीवानावार चांद को देखे जा रहा था। क्या हुआ बेबी? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपको देख सकूं? उसने उसकी आंखों में झांकते पूछा। मुझे जाना है प्लीज़। उसकी इस बात पर उसका दिल बुझ सा गया था। हाथ को उदास देकर चांद को मेरा वो मतलब नहीं था वहाँ होके। अब वो उसे और तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए आराम से उसके सर पर लब रख के पीछे हुआ। उसके पीछे होने से चांद ने अपनी सांस बाहर की और जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी। इतनी जल्दी है मेरे पास से जाने की? मैं जाऊंगी तभी आप अपने मामा और बाबा को हमारी शादी की बात करने का कहेंगी। ये कहकर वो भाग गए। पीछे से हाथ का कहका भी सुन चुकी थी। ज़रूर बेबी, अब तो मुझसे मज़ीद वेट नहीं हो रहा। काफ़ी देर हल्ला गुल्ला करने के बाद मेहंदी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। आफरीन को भी उसके रूम में पहुंचा दिया गया था ताकि वो रेस्ट कर ले। बाकी सब भी फ्रेश होकर सोने के घर से अपने अपने रूम्स में चले गए थे। आफरीन ने अपना ड्रेस चेंज किया और अपना मेकअप भी रिमूव किया था और सोने के लिए लेट गई। लेटते ही उसकी आंख खुल लग गई। अजमेर आराम से उसके रूम में आए, दरवाज़ा बंद किया और बेड के पास आ गया था। वाह, मेरी नींद उड़ाकर खुद जनाब सो रही हैं। उसे देखकर वो अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। उस टाइम उसका दिल 100 की स्पीड से दौड़ रहा था।
उसका दिल कर रहा था वो उसे जगाए और अपना हक वसूल करे और उसकी नींद भी उड़ा दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। उसे बस कल का इंतज़ार था। उसने इस टाइम का बहुत इंतज़ार किया था जब वो पूरी रजामंदी के साथ उसकी होती। उसके चेहरे पर आती बालों की कुछ लटें उसे अपने रकीब लग रही थीं। आहिस्ता से उसने पीछे किया और अपने लब उसके सर पर रख दिए, कंबल सही कर कर उसे दिया और फिर चला गया। बारात का दिन भारी गहमा गहमी उसे स्टार्ट हुआ था और हर तरफ हलचल मची हुई थी। सब अपने अपने कामों में बिजी थे। उफ, आफरीन बेगम अभी तक सोई हुई हो? चांद ने रूम के पर्दे पीछे किया और सूरज की रोशनी सीधा आफरीन के चेहरे पर पड़ी। उफ, वो कसमसाही और मुंह पर कंबल लेकर फिर सो गई। चांद ने एकदम से उसका कंबल खींचा। चलो शाबाश, उठो, आपकी शादी का दिन है। वो एकदम से उठी और उसका दिमाग नॉर्मल हुआ। वो बस रात को लेट सोने की वजह से आंख नहीं खुल रही थी। आफरीन एकदम से उदास हुई। चांद, क्या मैं तुम सब को छोड़कर कैसे रहूँगी? मुझे तुम सब बहुत याद आओगी। बुरी बात ऐसे नहीं कहती, ये दिन सब पे आता है। और प्यार से उसके गले लगाया। चलो उठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो उसका चेहरा थाप थपा कर चली गई। टाइम स्पीड से गुजर गया और पता ही नहीं चला। बारात का टाइम हो गया। चांद बेटा देखो, पार्लर वाली ने आफरीन को तैयार कर दिया। जी मम्मा, मैं देखती हूँ। आफरीन अपने आप को शीशे में देखकर हैरान थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर उसका गोरी रंगत पे बहुत जच रहा था। वो अपने आप को खुद ही देखकर शर्मा गई थी। ओहो, यहाँ तो बड़ा शर्माया जा रहा है। नहीं तो अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए। चांद ने साथ ही उसे प्यार किया। चलो उठो, चलें, सब हॉल पहुंच चुके हैं, बस हमारा ही वेट हो रहा है। आफरीन के हॉल में दाखिल होते ही स्पॉटलाइट उस पर पड़ने लगी। वो अपने बाबा और बाबा के साथ स्टेज पर आ रही थी। अजमीर उसे देखे गया। वो दीवानावार उसे देख रहा था। उसे लगा वह थम सा गया है और वो उसकी जान उसे तड़पा रही थी। हाथ ने उसके आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आया। उसने हाथ बढ़ा के आफरीन के स्टेज पर चढ़ने में मदद की। आफरीन के हाथ कपकपा रहे थे। रिलैक्स जान। सोफे पर बिठाने के बाद उसने आफरीन का हाथ छोड़ दिया ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं था। आफरीन ने अपने आप को पुरसुकून महसूस किया उसके छोड़ने पर। कैमरामैन ने उसे लगातार तस्वीरें ले रहे थे। रस्मों होने के बाद रुखसती का टाइम आ गया। सब बहुत बहुत उदास हो गए थे, लेकिन ये लम्हा तो हर एक पर आता है। अल्लाह ने ये निज़ाम ही ऐसा बनाया है। आफरीन करोड़ों के बुरा हाल था। अजमेर को बहुत दुख हो रहा था। उसका क्या कि वो उसका क्या है अपने से सीने से लगाकर चुप करवाए, मगर वो बेबस था। आखिरकार रुखसती हो गई। अजमेर ने अपना फर्स्ट नाइट के लिए होटल में रूम बुक करवाया था। कार होटल के बाहर रुकी। अजमेर ने आफरीन की साइड का डोर ओपन किया और हाथ बढ़ाया। आफरीन ने उसे आराम से पकड़ लिया और बाहर आ गई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, इसलिए होटल में इतना रश नहीं था। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं आया। उसने जाकर रिसेप्शनिस्ट से की ली और वापस उसके पास आए। चलो, उसने उसका हाथ पकड़ा और रूम में लेकर आया और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद किया। आफरीन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। आफरीन बेड पर सेट होकर बैठ गई और अगले लम्हात को सोच के घबराने लगी। अजमीर 2 नमाज लेकर आया था। चलो आए, पहले नफल पढ़ते हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने फिर नमाज पढ़ी। अजमीर ने उसे आराम से अपने बाहों के हिसार में लिया और बेड पर ले आया था और आराम से उसे बिठाया। वो बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। क्या हुआ? मैं तुम्हारा ही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आप मेरी बात सुने। चुप। आज बस मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। पता है, मैंने जब से होश संभाला है तो हमेशा प्यार से ही देखा, तुम्हें चाहा, मगर तुम्हारे रिस्पॉन्स ने मुझे तोड़ दिया। उसने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और अंगूठी पहनाई थी और आहिस्ता से अपने लब उन पर रख दिए। देखो, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर मिला दिया और हमारी मोहब्बत मुकम्मल किया। इसी तरह उनकी पूरी रात मोहब्बत में गुजर गई। द एंड। सो आप लोगों को नॉवल अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।